यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें IUPAC नामकरण की शुरुआत करेंगे। आपको लगभग 3 से 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसके माध्यम से हम आपको IUPAC नामकरण करना सिखाएंगे। ठीक है, आज इसका पार्ट नंबर 1 है। IUPAC नामकरण का ये पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आपको कई एक रूल देखने को मिलेंगे, कई एक मेथड देखने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप सीखेंगे कि IUPAC नामकरण किया कैसे जाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप वनडे एग्जाम में किसी की भी तैयारी करते हो, चाहे वो CP नेट हो, RUHS हो, VHU, नर्सिंग, पैरामेडिकल, क्लास 11th 12 या फिर किसी भी अदर कंपटीशन लेवल पर आप तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए एक IUPAC नाम का टॉपिक बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसी के साथ आप छोटा सा काम कर लीजिए, कॉपी पेन को उठा लीजिए। जैसे जैसे हम यहाँ मेथडों को समझाते चले, रूल बताते चले, मेरे साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। जब तक आपके हाथ नहीं चलेंगे, आप 1000 कोशिश कर लेना, आपको IUPAC नामकरण जैसा टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री होती है। ठीक है, अच्छा, इतना जब तय हुआ तो एग्जाम में होता क्या है कि सबसे पहले आपको एक श्रृंखला दे दी जाती है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका IUPAC नामकरण करके दिखाइए। उस टाइम देखो आपको एक मेथड यूज करना है, हम उसी मेथड पे बात करेंगे। हेडिंग लगाइए, कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग लगेगी कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक के नाम लिखने का नियम। कार्बनिक यौगिक जब आपको कोई दिया जाएगा लिखने का नियम, जब आपको कोई भी एक कार्बनिक यौगिक बोले तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया जाएगा, या फिर इसे हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई भी एक श्रृंखला दी जाएगी, उस टाइम आप उसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो इसका एक रूल है, वो रूल आप याद रखेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन को लिखना है। अब मेन चीज कि फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन होता क्या है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है परफिक्स। ठीक है, फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन क्या होता है, तो इसकी चिंता भी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये है क्या वो हम आपको बताएंगे, गारंटी के साथ आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम ऐसे सिखाएंगे आपको कि अभी तक आपने किसी भी टीचर से ऐसे नहीं पढ़ा होगा और न किसी टीचर ने आपको ऐसे पढ़ाया होगा। 100% आपको हम सिखा करके छोड़ेंगे। ठीक है, जब आप यौगिक का नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन लिखेंगे, उसके बाद आप सेकेंड डिग्री पूर्व लगन लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड डिग्री पूर्व लगन के बाद आप वर्ड रूट को लिखेंगे। वर्ड रूट हिंदी में इसे शब्द मूल कहा जाता है। वर्ड रूट के बाद आप फर्स्ट डिग्री अनुलगन लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिग्री अनुलगन के बाद आप सेकेंड डिग्री अनुलगन लिखेंगे। अरे भाई, ये है क्या पूर्व लगन और अनुलगन, अब इसी पे बात करेंगे। जब आप कार्बनिक यौगिक का नामकरण लिखने जाएंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन, उसके बाद सेकेंड डिग्री पूर्व लगन, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद फर्स्ट डिग्री अनुलगन और उसके बाद आपको सेकेंड डिग्री अनुलगन को लिखना है।
अब हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन क्या है, उसके बाद इसी प्रकार से हम सभी पर बात करेंगे, तब ही हम आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाएंगे आपके सामने और आपको करके दिखलाएंगे कि भाई ये मेथड यूज कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन, या हम कहें तो प्राथमिक पूर्व लगन। ठीक है, ये प्राइमरी परफिक्स हमारा होता है। इट्स ओके। अगर हम इसकी बात करें तो ये है क्या, आपने डियर स्टूडेंट्स देखा होगा कि जब आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है या फिर कोई श्रृंखला दी जाती है, जब आपको कोई श्रृंखला दी जाती है तो आपने उसमें देखा होगा कि ब्रांच सी निकली रहती है, शाखाएं सी निकली रहती हैं, वो शाखाएं ही हमारी प्राथमिक अनुलगन होती है। मेरी बात को समझे आप? आपने देखा होगा जब आपको कोई श्रृंखला दी जाती है तो उसमें ब्रांच सी निकली होती है, शाखाएं सी निकली होती हैं, कभी CH3 होता है तो कभी Cl होता है तो कभी Br होता है। ठीक है, ऐसे करके कोई ना कोई आपको ब्रांच सी देखने को मिलेंगी, वही है हमारा फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन, जिसको कहा जाता है प्रतिस्थापी समूह। वही जो ब्रांच है उनको प्रतिस्थापी समूह कहा जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन के रूप में किया जाता है। कैसे? अगर प्रतिस्थापी समूह आपने देखा होगा, कभी F होता है तो कभी Cl होता है तो कभी Br होता है तो कभी हमारा I होता है। जहां पे अगर ये किसी भी प्रकार से आपको देखने को मिल जाए किसी श्रृंखला में, तो पूर्व लगन के तौर पर इसका नाम लिखना होगा। जहां पे F बोले तो फ्लोरो, ठीक है, F का मतलब है फ्लोरो, Cl का मतलब है क्लोरो, Br का मतलब है ब्रोमो और I का मतलब है आइडो। ठीक है, क्या है? आइडो। वहीं पे आपने कभी कभी देखा होगा आपको NO2 के रूप में भी देखने को मिलता है। NO2 हो तो वहां पे पूर्व लगन लगाया जाएगा नाइट्रो। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, R का मतलब है एल्किल। एल्किल के अंतर्गत आप समझेंगे क्या क्या आपका हो सकता है। माना कि आपने देखा होगा CH3 होता है, C2H5 होता है। ऐसे करके जब कोई भी ब्रांच के रूप में लगा होता है, किसी श्रृंखला में ये कंपाउंड्स जुड़े होते हैं, तो इनके जगह पर नाम लिखा जाता है एल्किल। एल्किल जैसे कि CH3 है तो एथिल हो जाएगा, C2H5 है तो एथिल हो जाएगा। ऐसे करके यदि हमारा कोई भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। जब उसका नाम लिखेंगे तो इन शब्दों का यूज किया जाएगा। इट्स ओके। अब हम बात करेंगे किस पर? सेकेंड डिग्री पूर्व लगन पर। ठीक है, हमारा सेकेंड डिग्री पूर्व लगन क्या होता है? ये हमारा प्राथमिक था, अब हम द्वितीय पूर्व लगन पर बात करेंगे। द्वितीय पूर्व लगन बहुत ज्यादा इजी है। एक बार देखेंगे, अगर हम सेकंड हमारा है क्या? सेकंड डिग्री पूर्व लगन बोले तो सेकंड परफिक्स। सेकंड डिग्री जो पूर्व लगन है इसमें कुछ भी नहीं है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी भी प्रकार का कोई आपको बंद श्रृंखला देखने को मिले। बंद श्रृंखला में जब ये इस प्रकार से होता है तो शब्द साइक्लो लगाया जाता है। माना कि आपको कोई एक कंपाउंड दिया जा रहा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है, बोले तो कोई एक चेन दी
जा रही है, कोई श्रृंखला दी जा रही है, वो श्रृंखला हमारी बंद टाइप में इस प्रकार से है बेंजीन वलय को छोड़ करके, ठीक है। तो वहां पर आपका साइक्लो शब्द का यूज किया जाता है, वो आपका सेकंड डिग्री पूर्व लगन होता है, ठीक है। अभी धैर्य बना के रखना, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। इट्स ओके। अब आपका थर्ड नंबर पर था वर्ड रूट, कि वर्ड रूट क्या होता है। तो तीसरे नंबर पर है वर्ड रूट, जिसे हिंदी में शब्द मूल कहा जाता है। अगर हम वर्ड रूट की बात करें, शब्द मूल की बात करें, तो ये है हमारी कार्बन परमाणुओं की संख्या। आपको जब कोई चेन दी जाएगी, कोई श्रृंखला दी जाएगी, तो उसमें कार्बन परमाणु होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने वाले हैं, तो वहां पे कार्बनिक यौगिकों की चेन होगी। उसमें कितने कार्बन हैं, ये चीज जो हमें बताई जाती है, वही हमारा वर्ड रूट कहलाता है। मेरी बात को समझेंगे। माना कि यहां पर जो होता है वो है कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन की हमारी चेन है, कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। यहां परमाणुओं कर लो, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितने की है। उस टाइम हम क्या शब्द मूल यूज करेंगे, उस टाइम हम क्या शब्द मूल यानी कि वर्ड रूट का यूज करेंगे। माना कि कोई हमें चेन दी जा रही है, उसमें ओनली एक कार्बन है, तो शब्द लगाया जाएगा मैथ, ठीक है। नामकरण लिखते समय शब्द मैथ लगाया जाएगा, ठीक है। और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो शब्द लगाया जाएगा एथ, ठीक है। शब्द लगाया जाएगा एथ। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, तो शब्द लगाया जाएगा प्रोप, ठीक है। तो शब्द लगाया जाएगा प्रोप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप और 4 है तो ब्यूट शब्द लगाया जाएगा, ठीक है। कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि आपकी 4 है तो शब्द ब्यूट लगाया जाएगा, और 5 है तो शब्द पेंट लगाया जाएगा, ठीक है। पेंट लगाया जाएगा। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो शब्द लगाया जाएगा हेक्स, ठीक है। शब्द लगाया जाएगा हेक्स। कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, ठीक है। थोड़ा साफ करेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज कैसे किया जाएगा वो हम आपको सिखाएंगे, उसकी टेंशन अभी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इट्स ओके। और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 है तो वहां पर शब्द लगाया जाएगा हेप्ट, शब्द लगाया जाएगा हेप्ट। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 है तो वहां शब्द लगाया जाएगा ऑक्ट, ठीक है। वहां शब्द लगाया जाएगा ऑक्ट। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 है तो शब्द लगाया जाएगा नॉन, तो शब्द लगाया जाएगा नॉन। और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 है तो शब्द लगाया जाएगा डेक। मेरी बात को समझे या नहीं समझे। अगर कोई चेन दी गई है, चेन जब हमें दी जाएगी तो वहां कार्बन परमाणु होंगे, ये चीज पहले से फिक्स है, क्योंकि जब नाम लिखा जाएगा तो लिखा किसका जाएगा, कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला का। उस टाइम वो चेन कितने कार्बन की है उतने कार्बन मुझे बताने होंगे। यदि 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट और 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक का यूज
किया जाएगा। मुझे भरोसा है कि इतनी चीज आपकी क्लियर हुई होगी। इट्स ओके। अब हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री अनुलग्न पर कि फर्स्ट डिग्री अनुलग्न क्या है। सच्ची बता रही हूं कि इससे ज्यादा इजी यदि आपको कहीं यूट्यूब चैनल पे मिल जाए, आप बता देना, पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत इजी वे हम आपके लिए लेकर के आए और हम यही सोचते रहते हैं कि जितना हो सके उतना इजी मेथड यूज किया जाए, आपके लिए बस सरल हो जाए। ठीक है, अब हम चौथे नंबर पे बात करेंगे। अभी हमारे परफिक्स थे, अब हमारे आएंगे सफिक्स। सबसे पहले आपका है प्राथमिक अनुलग्न। अभी पूर्व लगन थे, अब आपके डियर स्टूडेंट्स हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न को हम देखें तो इसे कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स। ये देखो हमें क्या बताती है। अगर कोई कार्बन की श्रृंखला होगी तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच या तो सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जब आप नामकरण लिखने जाएंगे तो फोर्थ नंबर पे आपने देखा था, आपका था प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के रूप में आपको यही बताना है कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। मेरी बात को समझे, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। आपको पता है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये कहां आता है, ये आता है आपका संतृप्त कार्बन श्रृंखला में। आपका क्या होगा, संतृप्त कार्बन श्रृंखला। हमने आपसे कहा था जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर हमारी संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, और जब आपको पूरी श्रृंखला में कहीं डबल बॉन्ड कहीं ट्रिपल बॉन्ड नजर ना आए, ओनली सिंगल बॉन्ड नजर आए, तो वहां पे शब्द लिया जाता है एन। ठीक है, वहां पर शब्द लिया जाता है एन, लेकिन लिया कब जाएगा, कहां लिया जाएगा वो हम बताएंगे। ठीक है, आगे आपका सेकंड नंबर पे है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसे कहा जाता है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। ये हमारी कैसी है, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। असंतृप्त, अगर हम कार्बनिक श्रृंखला की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उस टाइम डबल बॉन्ड के लिए शब्द यूज किया जाता है इन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो शब्द लिया जाएगा आइन। और यदि किसी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, उस टाइम आप क्या करेंगे वो थोड़ा धैर्य बना के रखो, तब पता चलेगा। ठीक है, अगर कार्बन, और एक बात यहां ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तीनों है फिर क्या करोगे, तब भी क्या होगा वो हम बताएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि अगर हम प्राथमिक अनुलग्न की बात करें, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वहां एन लगाया जाता है, डबल बॉन्ड पर इन और ट्रिपल बॉन्ड पर आइन का यूज किया जाएगा किसी भी कार्बन श्रृंखला में। इतनी चीज आपकी क्लियर हुई हो तो प्लीज अब वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप न्यू हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड डिग्री अनुलग्न पर। बोले तो सेकेंडरी आपके सफिक्स क्या होते हैं, इसी के साथ पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न की बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ हमारे क्रियात्मक समूह लगे रहते हैं, किसी भी कार्बन श्रृंखला में कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं जो हमें बताते हैं कि ये किस श्रेणी से लिया गया है या फिर ये किसका सदस्य है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा
कि कभी कभी कार्बन श्रृंखला में OH क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है, उस समय जो हम अनुलग्न यूज करेंगे वो ऑल करेंगे, ठीक है। वहीं पे आपने देखा होगा CHO होता है, तो CHO के लिए जो अनुलग्न लिया जाएगा वो अल होगा, CO के लिए ओन लिया जाएगा, COOH यदि क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है तो वहां पे ओइक अम्ल का यूज किया जाएगा, यानी कि जब हम नाम लिखेंगे तो उस टाइम हम उसका ओइक अम्ल लिखेंगे। और यदि क्रियात्मक समूह CONH2 है तो हम एमाइड क्रियात्मक समूह का यूज करेंगे या फिर हम इसे अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। अगर क्रियात्मक समूह के तौर पर COCl है तो ओइक क्लोराइड लिखा जाएगा और NH2 है तो एमीन लिखा जाएगा। वहीं पे यदि CN है तो नाइट्राइल अनुलग्न लिखा जाएगा और SO2OH है तो आपका सल्फोनिक अम्ल अनुलग्न नाम लिखा जाएगा, ठीक है। ये है हमारे द्वितीयक अनुलग्न जो डिफिकल्ट नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने पर ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे कि ओइक अम्ल हुआ, ऑल हुआ, ये तो सभी को पता होंगे, ठीक है। और ये ही अधिकतम एग्जाम में आते हैं, जैसे कि CHO हुआ, ये भी बार बार एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। वैसे और भी है लेकिन इतने ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने ही हमने लिखा है। ये आपका जो हमने फर्स्ट रूल अभी दिखाया था आपको कि कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने का जो नियम है वो हमारा अब कंप्लीट होता है। पहले फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न हमने आपको बताया, उसके बाद हमने आपको सेकंड डिग्री पूर्व लग्न बताया, वर्ड रूट बताया, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न बताया, सेकंड डिग्री अनुलग्न बताया। जब हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है, ये रूल हमारा कंप्लीट होता है, अब भाई इसका यूज कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये तो अभी हमने सीखा है, चीजें हमारे आगे डिफाइन हो गई, लेकिन ये लगेगा कैसे, ये चीज सेट होगी कैसे, अब आपको ये सीखना है। तो अब इसके लिए बहुत ही माइंड आपका एक्टिव होना चाहिए, इट्स ओके। लेकिन भाई एक्टिव के साथ साथ एक छोटा सा भी काम कभी कभी कर दिया करो, चैनल को सपोर्ट करते रहा करो, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे तो एक दिन हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और भाई वीडियो बनानी बंद कर देंगे, क्योंकि एक मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इट्स ओके। देखो जब आप ये मेथड यूज करने जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज और आपको याद रखनी होती है कि श्रृंखला का चयन करना होता है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। तो पहले एक हेडिंग लगाएंगे, दीर्घतम कार्बन श्रृंखला के अंकन के नियम। सबसे पहले एक हेडिंग लगाइए, तब आपके सामने एग्जाम्पल रखेंगे, दीर्घतम कार्बन श्रृंखला के अंकन के नियम। आपको क्या काम करना होगा, आप मेथड तो सीख गए, रूल तो सीख गए कि हम कैसे नाम लिखेंगे उसका, लेकिन उससे पहले आपको अंकन करने की भी विधियां पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक रूल होता है कि आपको दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। दीर्घतम का मतलब समझते हो, दीर्घतम का मतलब होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे पहले आप दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और चयन करने के बाद आप क्या काम करेंगे, उसका अंकन करेंगे। चयन का मतलब यही हुआ कि आप दीर्घतम कार्बन श्रृंखला को चयन कर लेंगे। चयन का मतलब है कि ऐसी श्रृंखला हमारी होनी चाहिए जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, अगर हमारी श्रृंखला में
अगर जो हमें कोई कार्बन की श्रृंखला दी गई है, यदि श्रृंखला में कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्रियात्मक समूह है, अभी अभी हमने आपको बताया था क्रियात्मक समूह, माना कि हो सकता है कि किसी भी ऐसी कार्बन श्रृंखला दे दी जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो क्रियात्मक समूह है, और भाई कभी कभी तो तीनों भी हो सकते हैं। यदि तीनों हैं तो क्रियात्मक समूह आदि के उपस्थित होने पर इन्हें सदैव दीर्घतम श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है। होने पर इन्हें सदैव दीर्घतम श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है। मेरी बात को समझे आप? हम सबसे पहले क्या करेंगे, दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस श्रृंखला में कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्रियात्मक समूह है, तो हमें काम करना होगा कि इसको हमें उस श्रृंखला में लेना होगा, चाहे क्यों ना ऐसा करते समय हमारी कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम पड़ जाए। माना कि अगर यहां से कुछ ऐसा कि एक छूट रहा है तो हमारी कार्बन परमाणुओं की संख्या लंबी हमें मिल रही है, तो हम उसको चयन कर ले, तो ये गलत हो जाएगा। बेशक छोटी बने, एक कार्बन परमाणु उसमें बेशक कम मिले, लेकिन इनको उसमें सम्मिलित करना होगा। जब हम अंकन करेंगे तो ये चीज उसमें होनी चाहिए। इट्स ओके, मेरी बात को समझ गए? जब इतना कर लेंगे तो बारी आती है अंकन की। बारी किसकी आती है? अंकन। अंकन बोले तो किधर साइड से हम अंकन करना प्रारंभ करेंगे? तो अंकन डियर स्टूडेंट्स उधर साइड से किया जाता है जिधर साइड से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता हो। सबसे पहले आपने अभी देखा था रूल में क्रियात्मक समूह सबसे पीछे था कि नहीं? क्योंकि सेकंड डिग्री अनलगन हमारा क्रियात्मक समूह माना गया, लेकिन अंकन करते समय जो वरीयता दी जाती है, जो मेन माना जाता है, वो क्रियात्मक समूह माना जाता है। और यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तो वरीयता डबल बॉन्ड को दी जाएगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड ना हो तो वरीयता ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो तो वरीयता आपके प्रतिस्थापी समूह को दी जाएगी। मेरी बात को समझे? जब आपको एक कार्बन की श्रृंखला दी जाएगी तो मेन चीज होता है कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा। जब आप कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन कर लेंगे तो बारी आती है अंकन की। अच्छा, अंकन क्यों किया जाता है? एक ये भी क्वेश्चन है कि अंकन किया क्यों जाता है? अगर हम अंकन नहीं करेंगे तो हम नाम कैसे लिखेंगे? हम कैसे बताएंगे कि किस कार्बन पर क्या चीज जुड़ी हुई है? इसके लिए अंकन करते समय मुझे ये देखना होता है कि क्रियात्मक समूह किधर साइड से नजदीक पड़ रहा है। जिधर साइड से नजदीक पड़ेगा वरीयता अंकन उधर साइड से ही किया जाएगा। और क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड देखा जाएगा, और डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखा जाएगा। तीनों ही नहीं है तो प्रतिस्थापी समूह को देखा जाएगा, और सभी प्रेजेंट हैं तो वरीयता क्रियात्मक समूह को दी जाएगी। इट्स ओके। आज जो हमारी चर्चा होगी वो ओनली ऑन प्रतिस्थापी समूह को लेकर के होगी। क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनका नामकरण कैसे किया जाता है ये आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम जो यूपीएससी नामकरण आज की क्लास में सिखाएंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे और उनमें कोई ना कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होगा। ठीक है, इतना जब आपका होता है तो देखो डियर स्टूडेंट्स कुछ और भी नियम है इसके।
एक चौथा नियम है हमारा, वो एक तीसरा नियम है। यहाँ पे अंकन हो गया, अंकन में ये फर्स्ट हो गया, अब है सेकंड। अंकन में सेकंड कहता है यदि कार्बनिक श्रृंखला में दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह है, यदि है क्या कि कार्बन श्रृंखला जो है, जो आपकी कार्बनिक श्रृंखला है, यदि कार्बनिक श्रृंखला में दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह है, क्रियात्मक समूह यदि दो है, तो वो बात हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, उसका भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन यदि हम आज बात करेंगे प्रतिस्थापी समूह की, माना कि किसी कार्बन श्रृंखला में दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह हैं, तो अंकन इस प्रकार से होगा, तो अंकन इस प्रकार से होगा, तो अंकन इस प्रकार से होगा कि संख्या का योग न्यूनतम आए, कि संख्या का योग माना कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक कार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हमारे क्रियात्मक वो प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट है, तो मेन चीज की हम अंकन किधर साइड से करेंगे। माना कि Cl भी है, Br भी है, CH3 भी है, C2H5 है, तो मेन चीज आ जाती है कि हम अंकन किधर साइड से करेंगे। तो अंकन करने के लिए सबसे मेन चीज कि हम क्या काम करेंगे, आगे से भी करेंगे, पीछे से भी करेंगे, और जिधर साइड से हम ऐड कर लेंगे कि जैसे आगे से अंकन किया और फिर ये देखेंगे किस किस कार्बन पर, सभी को ऐड कर लेंगे। फिर पीछे से करेंगे, पीछे किस किस कार्बन पे पड़ रहा है उन सभी नंबरों को ऐड कर लेंगे, जिसका योग कम आएगा अंकन उधर साइड से ही किया जाएगा। ठीक है, माना कि दो ही हैं, तो वहां तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचान लेंगे। ठीक है, इट्स ओके। चलिए, इतने मेथड जब हमारे कंप्लीट होते हैं तो एक छोटा सा रूल और है आपके सामने भाई, एक छोटा सा रूल और है जिसको आप लिखेंगे बहुत अच्छा ये टॉपिक है IUPAC नामगढ़, बस समझाने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, समझने वाले का माइंड एक्टिव होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। एक और है कि एक से अधिक यदि आपके एक से अधिक पूर्व लगन बोले या फिर प्रतिस्थापी समूह बोले, बात एक ही है। एक से अधिक पूर्व लगन होने पर, एक से अधिक पूर्व लगन होने पर इनको अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखा जाता है। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, के क्रम में लिखा जाता है। माना कि एक या एक से अधिक हमारे पूर्व लगन या फिर प्रतिस्थापी समूह बोले प्रेजेंट है, तो वहां पे हम अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करेंगे, जो शब्द पहले आएगा नाम उसी का लिखा जाएगा। इट्स ओके। अब आपके सभी रूल कंप्लीट होते हैं, अब बात होगी एग्जाम्पल पर। ठीक है, अब कर लीजिए माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव। अब देखो भाई, आपको रूपरेखा से भी बताएंगे और कार्बन को दर्शाते हुए भी समझाएंगे, देखना भाई कैसे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एग्जाम्पल।
देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एक कार्बन की श्रृंखला रख रहे हैं हम आपके सामने। हाइड्रोजन को नहीं दर्शाएंगे, आप समझदार है, हाइड्रोजन को दर्शा सकते हैं। ठीक है, कार्बन की माना कि एक हमने कार्बन की श्रृंखला ली। ठीक है, यहाँ आप हाइड्रोजन कैसे दर्शा सकते हैं? यहाँ एक ये कार्बन है जिसका सिंगल बॉन्ड से बैलेंस ही कंप्लीट होती है, 3 हाइड्रोजन और लगा दीजिए। बस ऐसे करके आप कार्बन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी कार्बन की श्रृंखला। और एग्जाम में कहा गया कि इसका आयुपीएसी नामकरण लिखिए। ठीक है, इसका आयुपीएसी नामकरण लिखिए। 1 मिनट आप क्या काम करिए, अभी हमने आपको रूल बताया था, एक बार हम उस रूल पर और जाएंगे। अभी हमने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले आप फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन को लिखेंगे। ये बताया था या नहीं बताया था? बताया था। फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन, उसके बाद सेकंड डिग्री पूर्व लगन, और उसके बाद आप लिखेंगे वर्ड रूट को। ठीक है, वर्ड रूट को लिखेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट डिग्री अनुलगन को लिखेंगे। फर्स्ट डिग्री अनुलगन के बाद आप सेकंड डिग्री अनुलगन को लिखेंगे। ये रूल अभी हमने आपको बताया था। अच्छा देखना, फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन की जगह हमने आपको क्या बताया था? प्रतिस्थापी समूह। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, बहुत शॉर्ट तरीका। अभी हमने आपको बताया कि जब आप फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन का। उसके बाद सेकंड डिग्री पूर्व लगन पर हमने आपको बताई थी, यदि रिंग बन के तैयार होती है तो शब्द साइक्लो लगाया जाएगा। ठीक है, वर्ड रूट का मतलब हमने बताया था कार्बन की श्रृंखला, या लिख लीजिए कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला। जबकि फर्स्ट डिग्री अनुलगन पे बताया कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और यहां हमने आपको बताया था क्रियात्मक समूह। मेरी बात को समझिए, बहुत आसान तरीका है ये। आपने इतना सब सीखा, अंकन भी सीखा, सब सीखा, लेकिन यही मेथड यूज करना है और आयुपीएसी नाम लिखना है। सबसे पहले आप क्या काम करें? दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन कर लें। सबसे पहला काम आपका यही है। दीर्घतम कार्बन श्रृंखला में चयन करने के लिए आप यहाँ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह सबको देखेंगे। यदि है तो उसमें आप लेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। यहाँ ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना क्रियात्मक समूह है। तो आप क्या काम करें? ऐसी श्रृंखला का चयन करें जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो। जब यहां आप करेंगे तो आपको सीधी नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या हम पीछे से अंकन नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त थी वहां पर कि यदि हमारी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह है तो अंकन उधर साइड से किया जाएगा जिधर साइड से वो नजदीक पड़ता हो, लेकिन यहां नहीं है। फिर कहा था डबल बॉन्ड को देखेंगे तो डबल बॉन्ड भी नहीं है। फिर मैंने बोला था ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। मैंने कहा था यदि कुछ नहीं है तो हम प्रतिस्थापी समूह को देखेंगे। यदि प्रतिस्थापी समूह है तो अंकन उधर साइड से किया जाएगा जिधर साइड से वो नजदीक पड़ता हो। आप देखेंगे यदि अंकन पीछे से करेंगे तो 1 2 3 पर हमारा ये C2H5 प्रतिस्थापी समूह नजदीक पड़ रहा है। प्रतिस्थापी समूह का मतलब समझे? अब यही शाखाएं जो निकली हुई है, यही ब्रांच जो निकली हुई है, यही होता है प्रतिस्थापी समूह। ठीक है बेटा, यहाँ आप देखेंगे ये तीसरे कार्बन पर पड़ रहा है और यदि अंकन आगे से करें तो ये हमारा सेकंड कार्बन पर पड़ रहा है। तो वरीयता किसको दी जाएगी? आगे साइड वाले को, क्योंकि जिधर साइड से नजदीक पड़ेगा अंकन
उधर साइड से ही किया जाएगा। जब अंकन कर लेंगे तो मेथड अब ये यूज किया जाएगा, क्योंकि बारी किसकी है, नाम लिखने की। नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन का। फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन के स्थान पर कौन आता है, प्रतिस्थापी समूह। इसमें प्रतिस्थापी समूह CH3 है, फिर CH3 है और फिर C2H5 है। 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, तो नाम कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, इसके लिए आपको देखना होगा, मैंने कहा था कि 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह होने पर नाम लिखने के लिए आपको वर्णमाला पर जाना पड़ेगा। CH3 का मतलब है मैथिल, CH3 का मतलब है मैथिल और C2H5 का मतलब क्या है, एथिल। क्या है मतलब, एथिल। एथिल में ई होती है और मैथिल में एम होती है। अच्छा, ABCD तो पढ़ी ही होंगी। पहले ABCD में कौन सा शब्द आता है, ई आता है। जब पहले ई आता है तो इसका नाम लिखा जाएगा कि 6 कार्बन पर, ये ना आपको अंक भी दर्शाना होगा जिस कार्बन पर ये समूह जुड़ा होगा। कितने कार्बन पर जुड़ा है, 6 पर जुड़ा है, वो भी कौन सा जुड़ा है, एथिल जुड़ा हुआ है, तो 6 एथिल हो जाएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, अंक और शब्द के बीच में डैश लगाया जाता है और शब्द के बीच में कोमा लगाया जाता है। उसके बाद हम प्रतिस्थापी समूह मैथिल को लिखेंगे, जो कि एक 4 पर है और एक 2 पर है। एक चीज हम अभी लिखाने भूल गए, वो आपको पता भी होगी। यदि 2 कार्बन है, वो सॉरी, यदि किसी भी समूह में यदि समान समूहों की संख्या 2 है, लिख लीजिए, यदि समान समूहों की संख्या 2 है तो शब्द डाई लगाया जाएगा। ठीक है, 3 है तो ट्राई लगाया जाएगा और 4 है तो टेट्रा लगाया जाएगा। ठीक है, ये चीज नॉर्मल है, पता भी होगी, अन्यथा हमने लिख दी। अगर समान समूहों की संख्या 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा लगाया जाएगा। यहाँ समान समूह 2 है, 2 होने पर शब्द लगाया जाएगा डाई, लेकिन है कहां पर, एक 2 पर है, एक 4 पर है, तो क्या हो जाएगा 2,4, 2,4 और वो भी क्या, डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल। अब हमारा फर्स्ट डिग्री पूर्व लगन का हिस्सा कंप्लीट होता है। सेकंड डिग्री पूर्व लगन कहता है कि यदि कोई रिंग है तो यहाँ रिंग लिखी, रिंग के अगर रिंग है तो साइक्लो शब्द लिखा जाएगा, लेकिन रिंग नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है। वर्ड रूट का मतलब है कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला कितने की है। यहाँ आपने देखा 8 की है और 8 के लिए अभी हमने शब्द बताया था ऑक्ट। यहाँ नहीं लिखेंगे, शायद आपको दिखेगा नहीं, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, क्या शब्द लगेगा, ऑक्ट। उसके बाद हम फर्स्ट डिग्री अनुलग्न को लिखेंगे। फर्स्ट डिग्री अनुलग्न कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा है। आप देखेंगे यहाँ हर जगह सिंगल बॉन्ड है और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां एन लगाया जाता है, तो शब्द हो जाएगा ऑक्टेन। फिर सेकंड डिग्री अनुलग्न कहता है कि क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो यही हमारा इसका IUPAC नामकरण बन के तैयार हो जाता है। आपके सामने रूल लिखा, आपके सामने एक्सप्लेन किया, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये रूल लिखा रहने देंगे जिससे कि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ आप समझ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार समझाते रहेंगे। ठीक है, बस आप समझ गए तो माना हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो गई। अगर आज आपको समझ में आया हो तो प्लीज जम करके कमेंट करें। ठीक है, ऐसी बात नहीं हो कि आप कमेंट ही ना करें। चलो भाई, सेकंड एग्जांपल पे हम बात करेंगे। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, माना कि CH3
सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, Cl और उसके बाद CH3। ये एक कार्बन की श्रृंखला है और इसका IUPAC नामकरण पूछा गया है। सबसे पहले आप दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे कि जिधर साइड से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता हो, लेकिन नहीं है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो आप देखेंगे प्रतिस्थापी समूह है। अगर हम पीछे से करें तो ये सेकंड पर हमारा पड़ रहा है, आगे से करें तो ये सेकंड पर पड़ रहा है, लेकिन गलत दोनों है। पता क्यों? क्योंकि यदि हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 की हमारी कार्बन श्रृंखला पड़ती है, जबकि हमने पॉइंट लिखा था कि कार्बन श्रृंखला का चयन ऐसा होना चाहिए जो सबसे दीर्घतम हो। जब दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा तो बताओ 5 से 6 भी कर सकते। पता कैसे? ये लिखा हुआ है C2H5, इसको यदि हम हटा दें और इस C2H5 को देखना, C2H5 को हम CH2 CH3 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो अंकन हम करना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 हमारी हो गई लंबी श्रृंखला। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। हमेशा याद रखना, यदि इस प्रकार से कोई क्रियात्मक कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो एक बार खोल के चेक कर लेना कि शायद यहां से लंबी श्रृंखला ना बन रही हो। ठीक है, जब ऐसा हम करेंगे तो अंकन मुझे पीछे से करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर पीछे से करेंगे तो 1 2 पर ये क्रियात्मक समूह पड़ रहा है, और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर ये वाला क्रियात्मक समूह पड़ रहा है, तो इसलिए अंकन पीछे से किया जाएगा। चलिए भाई इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले पूर्व लगन का लिखा जाएगा। यहां पर पूर्व लगन मैथिल है और एक जगह क्लोरो है। क्लोरो में C होता है, मैथिल में M होता है, तो कौन सा पहले लिखा जाएगा? क्लोरो पहले लिखा जाएगा, जो कि सेकंड पर प्रेजेंट है। सेकंड पर हमारा क्लोरो है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर हमारा मैथिल है। 2 पर होने पर डाई लिखा जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कितने पर है। तो 4 पर, सॉरी, एक आपका है 3 पर और एक है आपका 4 पर। सॉरी, एक 3 पर है और एक आपका 4 पर है। ठीक है, और आप देखेंगे 6 की आपकी कार्बन श्रृंखला है, और 6 की जब कार्बन श्रृंखला है तो शब्द लिया जाएगा हेक्स। क्या लिया जाएगा? हेक्स। जब शब्द हेक्स लिया जाएगा तो यहां आप देखेंगे ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है। जब ना डबल है ना ट्रिपल बॉन्ड है तो शब्द क्या जोड़ा जाएगा? हेक्स एन, हेक्सेन हो जाएगा हमारा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये भी समझ में आया हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो की, इस एग्जाम्पल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो हमने आपको 2 एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया कि कैसे इसका IUPAC नामकरण किया जाएगा, लेकिन ये सभी IUPAC नामकरण आपके सिंपल थे। वीडियो भी आपकी थोड़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 45 मिनट की हो चुकी है। अब आपको इसी स्तर के, अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्रियात्मक समूह पर नहीं जाएंगे हम, इसी स्तर के नेक्स्ट क्लास में लगभग हम 10 से 12 एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। ओनली ऑन एग्जाम्पल ही आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और उसके बाद हम आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह वाले IUPAC पर जाएंगे। सबसे पहले आज की क्लास में आपको यही बताना है कि आपको कितनी
अच्छे से चीजें समझ में आई, कितना बेहतर यहाँ से आपने सीखा। यदि सीखा है तो एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ये होमवर्क है। देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगी, ये 40-45 मिनट लगातार हमने यहाँ बोला, बोर्ड पर लिखा है, तो मेहनत तो लगी है। अगर इसी मेहनत को आप और भी मेहनत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जोश के साथ एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने होंगे, ठीक है। एक होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, यदि आप समझ सकें तो क्वेश्चन का जवाब देना, अन्यथा हम फिर बताएंगे आपको। क्वेश्चन है आपका, इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नामकरण आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि आपको एग्जाम्पल चाहिए, लेकिन वो एग्जाम्पल आपके कुछ इस प्रकार से होंगे, रूपरेखा वाले, जो रेखा में निरूपण किए जाते हैं कार्बन, ऐसे करके आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल लेकर के आएंगे, जहां पर सिर्फ ये सिंपल ही होंगे, वहां कोई क्रियात्मक समूह उस रेखा में नहीं होगा, ना डबल बॉन्ड होगा ना ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिर्फ सिंपल वाले लेकर के आएंगे। यदि आप उनको देखना पसंद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, और वो भी कमेंट तब जब इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिएगा। वीडियो को तभी देखने को मिलेगी जब इस वीडियो में भरपूर प्यार मिलेगा। साथ ही साथ आज की वीडियो को इतना शेयर करना कि नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास आपको जल्द मिल सके। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास डेली सुबह 11 बजे मिलेगी, ठीक है। डेली सुबह 11 बजे अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास दी जाया करेगी। इट्स ओके। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट को हम खलास करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ओके, इसी के साथ अब हम चलते हैं, क्योंकि गला भी दर्द करने लगा है, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इट्स ओके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से धन्यवाद क्लास को अंत तक वॉच करने के लिए। और सुबह 6 बजे लाइव स्ट्रीम जरूर लिया करें, जहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। वहां पर बहुत टॉप लेवल के एनसीईआरटी बेस्ड फिंगरप्रिंट की बुक से क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। यदि आप 2023 में व्हाइट कोट पहनना चाहते हैं तो अब बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।